स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। हम लोगों ने संविधान की क्लास को फिर से शुरू किया था, जिसमें हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि किस प्रकार से हम लोग संविधान को पढ़ेंगे। तो संविधान को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले उसके जो ऐतिहासिक पाठ है कि किस प्रकार से संविधान का विकास हुआ है उसके बारे में समझा जाएगा। फिर उसके बाद आगे चल के धीरे धीरे संविधान के निर्माण को पढ़ा जाएगा, फिर संविधान को पढ़ा जाएगा। उसमें उसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से संविधान का विकास हुआ है। मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि इंग्लैंड से यहाँ पे कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से थी वो यहाँ पे व्यापार करने आई, लेकिन व्यापार करते करते यहाँ के जो उसने कमजोरी को पकड़ा और कमजोरी को पकड़ के धीरे धीरे राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार भी लेने लगी वो राजाओं से व्यापार के साथ साथ। तो वहां पे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की अन्य जनता थी या अन्य कंपनियां थी, केवल यही कंपनी तो थी नहीं, तो उसने धीरे धीरे क्या किया कि सरकार पे वहां पे दबाव बनाना शुरू किया कि आप इस कंपनी के संबंध का परिभाषित करिए कि क्या संबंध है वहां की सरकार से, यानी कि कंपनी आगे है कि वहां की सरकार आगे है, कौन सर्वोच्च है। तो धीरे धीरे वहां के इंग्लैंड के संसद ने इस पे कानून के द्वारा नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। तो इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक पार्ट क्या है कि कंपनी का शासन, यानी भारत में शासन कौन कर रहा था, कंपनी ही कर रही थी। भले ही कंपनी को रिपोर्टिंग करना पड़ता था संसद में ब्रिटेन की, लेकिन शासन प्रत्यक्ष रूप से कौन कर रहा था यहाँ पे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ये शासन कब से कब तक चला, तो 1773 से लेके 1858 तक ये शासन क्रम चला। फिर आगे चल के 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटेन की संसद ने सीधे तौर पे यहाँ पे शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए इसको ताज का शासन कहा जाने लगा कि सीधे प्रत्यक्ष तौर पे, और इसको कंपनी के शासन के रूप में पढ़ा जाएगा। तो दो पार्ट में पढ़ा जाएगा और हम लोग बहुत डीप में भी नहीं जाया जाएगा और बहुत संक्षिप्त भी नहीं रहा जाएगा। एक युक्तियुक्त रूप से आपको नॉलेज दिया जाएगा कि एक समझ आपको बन सके। ठीक, तो कंपनी का शासन तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। तो क्या हुआ कि वहां की जो सरकार थी उसने सोचा कि एक साथ तो नियंत्रण स्थापित किया नहीं जा सकता, तो उसने डिसाइड किया कि हर 20 वर्षों पे एक एक लॉ बना के और उस पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है, (1773) के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा जाएगा। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला ऐसा कदम था जो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया गया था। फिर इसी में कुछ संशोधन के लिए पिट इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। फिर इसके एवज में 20 साल बाद 1793 में एक एक्ट आया। फिर 20 साल बाद 1813 में एक एक्ट आया। फिर 1833 में आया। फिर 1853 में आया। इन सब का नाम यहां से चार्टर एक्ट इसका नाम रखा गया। ये क्या था, ये पिट इंडिया एक्ट इसका नाम था और 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दिया गया। तो आज हम लोग इसके आधे पार्ट को पढ़ लेंगे, फिर अगली क्लास में आधे पार्ट को पढ़ा जाएगा, फिर धीरे धीरे तेजी से इसको खत्म किया जाएगा कि आप लोग का कोर्स भी कवर अप हो जाए और एक समझ भी बन जाए आप लोग का। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग सर्वप्रथम शुरू करते हैं। ये घटना उस समय की है जब कंपनी सीधे तौर पे शासन कर रही है। अभी ब्रिटिश की सरकार या ब्रिटेन की राजा महारानी जो है वो शासन नहीं कर रही है। अभी यहाँ पे कंपनी है और कंपनी ही शासन कर रही है और रिपोर्ट कर रही है वहां पे, कहाँ पे, तो ब्रिटेन में।
तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मात्रा में त्रुटि हो सकती है, इस पे बहुत ध्यान नहीं देना है आप लोग को, बातों को हमारी समझने के प्रयास करिएगा, ठीक। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो क्या था कि वहां पे भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही थी, जिसके चलते इंग्लैंड में मांग होने लगा कि ये तो बहुत ज्यादातर उभर रही है, तो कंपनी के संबंध जो हैं किससे, ब्रिटेन की सरकार से, वो संबंध को पुनः परिभाषित किया जाए, यानी वो बताया जाए कि यहाँ पे संसद ही सर्वोच्च है, आप सर्वोच्च नहीं, आप एक कंपनी मात्र हैं, आप वहां पे व्यापार करने गए हैं, आपका अधिकार केवल उतना तक ही है। तो इसी क्रम में पहला कानून इस पे लाया गया। दूसरा कारण था कि बंगाल पे नियंत्रण के बाद बहुत ज्यादा उसको इनकम होने लगा। किसको, तो कंपनी को। कंपनी घाटे में जा रही थी और वहां के जो उसके कर्मचारीगण थे वो काफी धनवान बनते जा रहे थे। तो वहां की भाई लोगों में ईर्ष्या भी उत्पन्न होने लगी, विपक्ष को भी, या जो अन्य कंपनियां हैं, या सरकार को भी एक तरह से कह सकते हैं कि भाई यहाँ जो कर्मचारी हैं वो कैसे इतना धनवान होते जा रहे हैं और कंपनी घाटे में दिखाई जा रही है। कंपनी घाटे में रहेगी तो टैक्स भी नहीं देंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भी एक तरह से कह सकते हैं लाया गया। तो इतने चीजें इसमें शामिल नहीं। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया इसको हम लोग देखेंगे। देखिए जितने भी एक्ट बने हैं, मैं आप लोग को बताया, जितने भी एक्ट 1773 का, 84 का, 93 का, 33 का, 53 का, तो इन सब एक्ट में अन्य भी बहुत चीजें उसमें शामिल की गई थी। अन्य भी उसके कार्य, जैसे व्यापार संबंधी कुछ कानून बनाया गया उस पे नियंत्रण के लिए। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, केवल जो संविधान से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत इधर उधर चीजों को समझेंगे, लेकिन बाकी चीजें वो आपका हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। हम लोग को पढ़ना है कि इस एक्ट से किस प्रकार से संविधान के विकास में इसका सहयोग रहा, तो उतनी ही चीजों को हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग इतना समझ ही गए होंगे कि ये पहला एक कदम था ब्रिटिश सरकार का कंपनी के ऊपर नियंत्रण के लिए। और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। क्या रखी गई, नींव रखी गई। यानी उस समय बंगाल के, बिहार, बंगाल के, मद्रास के, मुंबई के, तीनों जगह के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। जैसे आपका ये नक्शा हो गया, एक मोटा मोटी नक्शा बना दिया मैं। ये आपका हो गया बंबई, ये हो गया मद्रास, ये हो गया बंगाल। तो तीनों क्षेत्रों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। इसका गवर्नर अलग होता था, इसका गवर्नर अलग होता था, इसका गवर्नर अलग होता था। ये अपना अपना व्यापार में अपने हिसाब से करते थे, एक दूसरे के अधीन नहीं रहते थे। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया कि इन दोनों को इसके अधीन बना दिया गया। किसके, इसके अधीन, बंगाल को। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन बना दिया गया। तो एक तरह से केंद्रीय प्रशासन की नींव हो गई। तो इसको भी लिख लेते हैं। बंगाल के अधीन कौन हो गया, बंगाल यानी बड़ा हो गया किससे, बंबई और मद्रास से। और बंगाल, बंबई का भी एक गवर्नर था, मद्रास का भी गवर्नर था। तो इसने कहा कि एक पद का भी निर्माण किया जाए बढ़िया। तो उसने जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदल के क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर
जनरल रख दिया। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? उस समय बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, तो वही प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कहे गए। ये आगे चल के आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे रहिएगा। अभी वो यहाँ पे बंगाल का ही गवर्नर जनरल बोला जा रहा है, आगे चलकर इसको और प्रमोट किया जाएगा और भारत के गवर्नर जनरल में तब्दील किया जाएगा। जैसे जैसे क्षेत्र स्थापित होते जाएंगे उसके, अभी केवल इतने क्षेत्रों पे अधिकार है उनका, अभी बाकी जगहों पे राजाएं वहां पे मौजूद हैं। तो इस वजह से अभी पूरे भारत का गवर्नर जनरल इसको नहीं बोला जाएगा। तो इतनी चीजों को समझिएगा। तो ये हो गए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और क्या किया गया कि 4 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई, गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई। क्यों बनाई गई? तो इसको सलाह देने के लिए। ये परिषद क्या होगी? गवर्नर जनरल के सलाह देगी, यानी इसी के सलाह पे वो कार्य करेगा, नीतियों का निर्माण करेगा, प्रशासन को संभालेगा, सेनापति के रूप में कार्य करवाएगा। तो इतनी चीजें इसमें रखी गई। फिर आगे अन्य भी चीजें की गई कि जैसे वहाँ के कर्मचारी हैं वो व्यापार अपना निजी रूप से नहीं कर सकते, उपहार नहीं ले सकते, अन्य भी तरह तरह के प्रावधान इसमें किए गए। लेकिन संवैधानिक रूप से एक तरह से ये कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और बंगाल के गवर्नर को नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और बंगाल के अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। ठीक। और हाँ, एक चीज और है इसमें, इसी प्रावधान के तहत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब? तो 1774 ईस्वी में। इसी में प्रावधान था कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजाई इम्पे इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? देखिए, एलिजाई इम्पे। इसमें भी 3 अन्य न्यायाधीश होते थे और एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। तो और ये आज के उच्चतम न्यायालय की तरह उस समय नहीं था। ये केवल एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो कंपनी की सुविधा की दृष्टि से ही उसको लगाया गया था। लेकिन अभी भी इसमें क्या था कि कंपनी के जो कर्मचारी रहेंगे उसको कंपनी ही नियुक्त करेगी, जितने भी डायरेक्टर हैं वही नियुक्त करेंगे और अपने हिसाब से कार्य कर सकती है। तो 1773 में लगभग ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से वो पहली बार कंपनी को नियंत्रित करने के दिशा में कानून लाया। फिर एक इसी को संशोधन करके 1781 में भी इसको संशोधन किया गया, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया। सत्रह सौ इक्यासी को बस आप लोग इतना जानिएगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इतना आप लोग याद रखिएगा। वो इसके कुछ कमियों को दूर करने के लिए संशोधित किया गया। इसमें उस प्रकार के प्रावधान किए गए कि जैसे यदि उच्चतम न्यायालय है और भारतीय के मामले सुन रही है तो भारतीय कानून को भी ध्यान दे, उसके जो प्राचीन काल से चले आ रहे कानून है उसको भी वो ध्यान देके अपना करे। फिर आगे क्या आया? आगे आया 1784 का पिट इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, करार क्या था कि 20 साल के बाद नियंत्रित करने के लिए कानून लाया जाएगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति बन गई कि इनको ये एक्ट लाना पड़ा। कौन सी परिस्थिति थी
क्या था कि उस समय भारत में भी काफी जगहों पे अंग्रेजों को युद्ध करना पड़ा, उस कंपनी को युद्ध करना पड़ा। जैसे एक साथ निजाम थे, मराठा थे, मुगल भी थे। तो धीरे धीरे उनके युद्ध में ज्यादा खर्चा हो रहा था, एक बार काफी भार हो गया इनको। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर दूसरी चीज थी कि इसी समय अमेरिका भी आजाद हो रहा था। एक इनकम का स्रोत था अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश में, तो उसको मजबूरीवश उसको आजाद कर स्वतंत्र करना पड़ा। तो ये भी एक कारण था। अन्य जगहों से भी मांगे उठ रही थी कि भाई हमको भी आजादी दीजिए, जैसे फ्रांस वगैरह हो गई। तो इन सब कारणों की वजह से बीच में ही इनको क्विट इंडिया एक्ट के रूप में एक और कानून के रूप में लाना पड़ा, क्योंकि ये जो भारत पे इनका नियंत्रण है वो और भी मजबूती से लागू किया जा सके। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, इसमें बताया गया कि जो कंपनी है वो सम्राट के न्यासी के रूप में है। न्यासी से तात्पर्य कि सम्राट ने वो अथॉरिटी दे रखी है उनको कि आप जाइए वो कार्य करिए। वहां पे कंपनी को बताया गया कि आप एक न्यासी के रूप में भारत में कार्य कर रहे हैं, भले ही वो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य ही क्यों न हो। फिर इसमें अन्य भी कार्य किए गए, जैसे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 1784 के क्विट इंडिया एक्ट में जो प्रावधान किया गया, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान तक क्या था, तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ये कितने सदस्य थी, 6 सदस्य थी, जिसमें से 2 ब्रिटेन की मंत्रिमंडल से लिए जाने वाले थे। कहां से, छह सदस्य थी, 2 ब्रिटेन की मंत्रिमंडल से। तो कौन मंत्री होते थे, एक विदेश मंत्री और एक फाइनेंस मिनिस्टर, इसके सदस्य होते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, वो कंपनी को रेगुलेट करती थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहां नहीं थी, ये ब्रिटेन में स्थापित थी। भारत में क्या था, वो तो गवर्नर जनरल की एक परिषद होती थी सलाह के लिए, वो भारत में होती थी। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी यहां से ऊपर, तो वो ब्रिटेन में हुआ करती थी। और ब्रिटेन में कंपनी अपनी सारी कार्यों को इसको रिपोर्ट करती थी और ये उस पर नियंत्रण स्थापित करता था। इतनी चीजें इसमें शामिल की गई। अभी भी यही एक तरह से संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है। बाकी भी अन्य भी कार्य किए गए, तो वो संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर इसके बाद 1893 का आया। 1893 में क्या हुआ कि तय किया गया कि जो कंपनी है वो 5 लाख रुपया प्रति वर्ष ब्रिटेन की गवर्नमेंट को देगी और जितने भी वेतन भत्ते हैं सब यहीं के पैसे से दिया जाएगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके वेतन भत्ते भी भारत के राजस्व से जो उत्पादित हुआ है उसी से पेड किया जाएगा। सोचिएगा कि किस प्रकार से नीति बनाई जाती थी कि वो आते थे, आपको किला निर्माण करना है, जो भी कार्य करना है वो यहीं के पैसे से किया जाएगा। रेलवे का निर्माण करेंगे वो यहीं के पैसे से। ये नहीं है कि वो ब्रिटेन से एक भी रुपया लेके आते हैं, सारे के सारे धन यहीं का रहता है और यहीं के धन से वो कार्य करते हैं, अपना भी वेतन भत्ता लेते हैं और पूरे के पूरे लाभ को प्राप्त करते हैं। तो फिर एक आया 1893 का, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, 1793 का। फिर 1813 का। 1813 में क्या किया कि और भी नियंत्रण उसमें स्थापित किया। क्या किया कि सारे व्यापार पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था, एक अधिकार यानी कि वहां पे लॉ बनाई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारत में व्यापार करेगी, तो उस एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया।
1813 ईस्वी में। लेकिन अपवाद स्वरूप दो चीजों को छोड़ दिया गया कि ये चीजें अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही रहेंगी। तो क्या है, तो चीनी और चाय के साथ। देखिए ये भी संविधान के विकास के रूप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि संवैधानिक विकास में कुछ योगदान दिया जा सके। लेकिन ये चीजें काफी परीक्षा में पूछा करता है कि व्यापार के एक अधिकार को समाप्त किया गया 1813 में, तो किन चीजों को अपवाद स्वरूप छोड़ा गया। तो यानी कि वो चीन के साथ व्यापार करने में भी अभी भी एक अधिकार थी, यानी कि जो भी आयात निर्यात होगा चाइना के साथ यदि, तो वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। फिर चाय से संबंधित जो भी उत्पादन होगा, बिक्री होगा, सब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। अभी भी इसमें इसका अधिकार बना हुआ था, लेकिन ये भी आगे चल के 1833 में समाप्त हो जाएगा। तो आज केवल हम लोग इतने तक ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य है कि छोटे छोटे क्लासों में ही आप लोग की भी बोरियत ना फील हो, तो इस वजह से छोटे छोटे क्लासों में ही आप लोग को बताना है। तो आज के लिए इतना ही। कल के डेट में हम लोग 1833 को और 1853 को पढ़ा जाएगा। ठीक है, नमस्कार।